आप यहाँ पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, पहली बात। और दूसरा यह है कि आप वीडियो के साथ एटलीस्ट 10 to 20% आपका अटेंडेंस आपका वीडियो के साथ होना चाहिए, ताकि आज जो पूर्व से निर्धारित पाठ्यक्रम रहा है, आपको पहले ही शेयर किया गया था, जो कि जिस विषय वस्तु को लेकर के आज चर्चा होनी है, और पूर्व प्रदत्त जो विषय था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, जिसकी सूचना आपको पहले दी गई थी। और आज की जो चर्चा रहेगी वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसके पाठ्यक्रमों में मूक्स की भूमिका क्या है, इसको लेकर के चर्चा होगी। अनिवार्य रूप से प्रारंभिक स्तर से लेकर के आपको अपर लेवल तक के लिए आपको एक दिशा निर्देश प्राप्त होगा, आप कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो अनिवार्य रूप से जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं वह ध्यान रखें कि आगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के संदर्भित जो परीक्षण किया जाएगा, उस दृष्टि से भी आज की कक्षा महत्वपूर्ण है। तो मैं इसमें बहुत अधिक चर्चा न करते हुए साक्षात मैं आज के जो हमारे मुख्य प्रशिक्षक हैं उनकी तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। 2-3 मिनट और हम इंतजार कर लेते हैं ताकि 35 तक सभी जुड़ जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज के जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो बहुश्रुत हैं। आप ज्योतिष विभागाध्यक्ष हैं महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कैथल में। आप इससे पूर्व अलग अलग संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय में आप एनईपी के नोडल ऑफिसर भी हैं। इस दृष्टि से भी आपको इसके लिए उपयुक्त समझ करके यहाँ पर आहूत किया गया, क्योंकि एनईपी नोडल ऑफिसर जो होते हैं उनका क्या दायित्व होता है, किस तरह उनको करना होता है, वह इस विश्वविद्यालय में अपने विभाग से संदर्भित एनईपी का जो भी कार्य है वो मैं देख रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो इस दृष्टि से मुझे लगा जो कि नहीं, यह अच्छा रहेगा जो कि जो भी यहाँ पर प्रशिक्षु जुड़े हैं उनके लिए कुछ विशेष ज्ञानार्जन हो सकेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं स्वयं बोलते हुए आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहूंगा। अगले 2-3 मिनट तक हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक सभी जुड़ आ रहे हैं। उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया जाएगा, एडमिट प्रक्रिया जो है। उसके बाद निर्विघ्न पूर्वक डॉक्टर नरेश शर्मा जी का प्रशिक्षण चलेगा। अगर मध्य में कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जिज्ञासा है, तो आप अभी चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आगे निरंतर कार्य कर सके हम लोग। किन्हीं को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप अभी पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट हम लोग और टाइम लेंगे यहाँ पर। ये चर्चा सत्र जानबूझ करके हम अभी यहाँ पर रख रहे हैं ताकि तब तक अन्य व्यक्ति जो हैं वह जुड़ सकें इसमें, ताकि जो विलंब से भी हो वो जान सकें। किसी को कोई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न? और जितनी भी इससे संदर्भित कक्षाएं होनी है उसकी सूचना आपको पहले दी जा चुकी है। उसमें यदि परिवर्तन होता है तो वह जानकारी आपको तत्क्षण दे दिया जाएगा, एक दिन पूर्व सामान्य रूप से दे दिया जाता है। तो इसीलिए उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उपस्थिति जो है वह अनिवार्य है, ये स्पष्ट रूप से सभी जानते हों। प्रमाण पत्र उन्हीं को दिया जाएगा जो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। साथ साथ जो 2 टेस्ट रखा गया है वो टेस्ट अनिवार्य रूप से रहेगा, क्योंकि क्वालिटी में कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितना भी हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वह गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए रहेगा। तो इसलिए सभी इसमें सहयोग देंगे, क्योंकि आप सभी अधिकांश इसमें अध्यापक ही हैं, तो इसीलिए इनको ध्यान में रखेंगे। और आज मैं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर महनीय व्यक्ति सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं एक जो सामने दिख रहे हैं राजकुमार, श्री राजकुमार झा, ये हमारे अभिभावक के रूप में रहे हैं। आप उस समय में
मुझे ध्यान है जिसमें मैं जेएनयू में था, उसमें आप डीसीपी के रूप में कार्य देख रहे थे। यहाँ मैं देख रहा हूँ अशोक मीणा जी हैं, वहाँ पर अध्यक्ष, इस तरह सभी हमारे महनीय व्यक्तित्व। नमस्कार नमस्कार। तो हम आगे जो हमारी चर्चाएं होंगी उनमें इस तरह के जो महनीय व्यक्ति हैं उन सभी को हम यहाँ पर चाहेंगे उनसे चर्चा हो, संवाद हो। अभी उन सबका मार्गदर्शन और यथोचित प्रेरणा मिलती रहती है। क्षमा, कुछ कहना चाह रही हो? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो नरेश जी, ये 5 मिनट हमने इंतजार कर लिया सभी का। जो आ गए हैं अच्छा है, जो नहीं आए उनको अब एडमिट नहीं किया जाएगा। अब हम नरेश जी को साक्षात आहूत करते हैं उनकी चर्चा निमित्त। नरेश जी। नमस्कार झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं नरेश शर्मा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन से आप सभी श्रोता दर्शकों को इस आकाशवाणी के माध्यम से प्रणाम निवेदित करता हूं। जयति जगतः प्रसूति विश्वात्मा सहज भूषणम नवसाह दुदक कनक सदिशत महिमालार्चितः सविता। नजरे बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पाठ्यक्रमों में मूक्स की क्या भूमिका है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। इसको जानने के लिए हमें शिक्षा नीतियों पर यदि हम प्रकाश डालें तो झा जी स्लाइड ऑन कर देंगे तो अच्छा होगा। हेलो, हाँ, झा जी सुन पा रहे हैं? स्लाइड चेंज करना है ना? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, स्लाइड तो चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक अन्य है, कोई कंफर्म करेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है। अब यस सर, स्लाइड दिख रहा है। अब शिक्षा नीतियों में पहली जो शिक्षा नीति है वह 1968 में आई। उसके बाद 1986 में 18 वर्ष के बाद शिक्षा नीति आई। एक लंबे अंतराल के बाद शिक्षा में परिवर्तन अपेक्षित हुआ और वह 2020 में 34 वर्षों के बाद, एक लंबी अवधि के बाद हमको एक शिक्षा नीति मिली। यह शिक्षा नीति में अनेकों प्रकार के विविधताएं, अनेकों प्रकार की दृष्टियां, अनेकों प्रकार के विषय समाविष्ट किए गए। कुछ लोगों को यहाँ बहुत सकारात्मक दृष्टि मिली, कुछ को यहाँ पर बहुत प्रतिकूल दृष्टि यहाँ पर प्राप्त हुई कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अनुकूल नहीं है। वस्तुतः कोई भी विषय जब सामने आता है वह अपने साथ 2 प्रकार की चुनौतियां हमेशा लिए हुए रहता है। ये उसी प्रकार है जैसे मन के पास संकल्प और विकल्प होता है, उसी प्रकार कोई भी विषय सामने आने पर बहुत सारी इसमें चुनौतियां होती हैं। इस शिक्षा नीति के विषय में कहना, उसके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही विषयों पर कहना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अनेकों ऐसे विषय हैं जिन विषयों को जाना और समझा जा सकता है। उनको समझने के लिए कुछ विषयों को हमें समझना होगा। अब वह विषयों पर एक बार प्रकाश डालता हूं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अहम भूमिका निभाई है, अगली स्लाइड। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में संपादित की गई और इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद लोकसभा में संस्तुति 29 जुलाई 2020 के बाद 30 जुलाई 2020 से यह हम सभी के लिए दी गई है। इससे पहले जितनी भी दो शिक्षा नीति रही उसमें प्रायः देखा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वह एक तरीके का थोपने जैसा हुआ।
परंतु इस शिक्षा नीति में आने पर और इसको लागू करने में जो सबसे बड़ा वैशिष्ट्य मैं मानता हूं वह यह कि सभी विश्वविद्यालयों को का एक ग्रुप बनाया गया, हर विश्वविद्यालयों के कुछ कोऑर्डिनेटर बनाए गए, जिनके माध्यम से एक फॉर्मेट तैयार किया गया। उस फॉर्मेट को समाज में, विश्वविद्यालयों में या अलग अलग सरकारों ने, प्रदेश सरकारों ने उसको अपने प्रदेश में लागू किया। उसी समय पर 17 मई 2023 में पहले एक फ्रेम संबंध में, उसके बाद क्रमशः फ्रेमवर्क आए यूजी के विषय में, और 2024 में पीजी के विषय में भी एक फ्रेमवर्क हमारे सामने आया, जिसको किस प्रकार से लागू करेंगे और उसका उद्देश्य क्या है और मूक में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय में मैं कहने का प्रयास करूंगा। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मूकम करोति वाचालम। मूक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको जानकर समझकर एक मूक व्यक्ति एक मूक श्रोता के रूप में भी वाचाल हो जाता है। उसके मन में अनेकों प्रश्न, अनेकों शंकाएं निरंतर प्रवाहित होती हैं। अब मैं एक बार पाठ्यक्रम, अगली स्लाइड दिखा दीजिए सानी, अगली स्लाइड। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक फ्रेमवर्क आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिस फ्रेमवर्क में कुछ कोर्सेज हैं जिनको कुछ नोमेनक्लेचर यानी किसी नाम से चिन्हित किया गया है। वह नाम डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसके बाद माइनरी कोर्स, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, उसके बाद एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट। ये कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। यदि हम इसको बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो कहां कहां मूक का इसमें प्रयोग होगा और कहां कहां पर हम मूक की सहायता ले सकते हैं, हमारे लिए कार्य बहुत आसान होगा। अब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में इसमें अपने एक मुख्य विषय लिया जाता है और इसके लिए एक जो महत्वपूर्ण जो बात है इस करने में जो सबसे लाभ यानी अभ्यर्थियों के लिए, वह है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। इसमें बहुत बार आप इससे बाहर जा सकते हैं और बहुत बार प्रवेश कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि यदि स्नातक पाठ्यक्रम में आपने प्रवेश लिया, स्नातक पाठ्यक्रम में यदि आपने प्रवेश लिया है तो वह प्रवेश लेने के बाद एक वर्ष यदि अध्ययन किया, एक वर्ष के बाद किसी कारणवश वह अन्य स्थान पर चला गया या वह आगे नहीं पढ़ पाया, तो उसका एक वर्ष का जो अंक तालिका है वह लाभप्रद नहीं होती थी करियर की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बहुत एक उत्तम कार्य किया है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है। यदि एक साल आप अध्ययन करते हैं, 2 सेमेस्टर का अध्ययन करते हैं, उसके बाद आप यदि एग्जिट करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। अन्य किसी विश्वविद्यालय में यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारी आवश्यकता और परिस्थितियां हमको बहुत कुछ करने के लिए बाध्य करती है। यदि हमारे पास इस तरह के बहुआयाम हो तो हमारा अध्ययन बाधित नहीं होगा। 1 वर्ष के अध्ययन के बाद हमको सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के अध्ययन के बाद डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक और 4 वर्ष के बाद स्नातक प्रतिष्ठा, जिसको ऑनर्स की उपाधि विद ऑनर्स, बीए विद ऑनर्स के नाम से या शास्त्रीय प्रतिष्ठा के नाम से संस्कृत के अध्येता लोग उसको समझ सकते हैं। तो 1 वर्ष के अध्ययन पे, 2 वर्ष के अध्ययन पे, 3 के और 4 के किसी भी स्तर में आपको स्कोप ही है। यदि आप अन्य कहीं जाते हैं तो भी आपके लिए एक अवसर है, और यदि आप उसी संस्था में रहना चाहते हैं तो भी आपके लिए अवसर है। अब डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कुछ। इसके लिए कुछ श्रेयांक
क्रेडिट या शिक्षांक निर्धारित किए गए हैं वह अलग अलग हैं। अभी पहले बहुत विषय हम पढ़ते थे, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार प्लीज बता दीजिए। हेलो। Yes sir, yes सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल। यस सर। चली गई है इसीलिए मैं नहीं देख पा रहा था। ठीक है, आ रही सर, आवाज आ रही है। जी जी जी, धन्यवाद। अब इसमें हम जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है उसके बारे में देखते हैं। यह एक a major course as discipline specific course is the field in which a student focused during the course of his degree, his or her degree। अब कोई भी छात्र इसमें प्रवेश लेने के बाद एक विषय चुनता है जिस विषय को अपने करियर के रूप में वह ले जाना चाहता है, जिसमें वह विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता है, जिस विशेषज्ञता के आधार पर वह समाज को एक नई दृष्टि दे सकता है, समाज के उन्नयन में अपनी भूमिका को निर्धारित कर सकता है। तो इसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दो तीन प्रकार की विविधताएं होती हैं। आप किसी एक विशेष सब्जेक्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यदि संस्कृत के विषयों में कहा जाए, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष इत्यादि विषयों में एक विषय के साथ ही आप पूरा पाठ्यक्रम कर सकते हैं। दूसरा एक और विकल्प होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में, वह है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी में आप 3 विषयों के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे नॉन मेडिकल या साइंस के विद्यार्थी पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कॉम्बिनेशन के साथ अध्ययन करते हैं, और विज्ञान के विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ अध्ययन करते हैं। इस तरह के कोर्स को डिसिप्लिन मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के रूप में हम समझते हैं। अब उसके बाद माइनरी कोर्स। माइनरी कोर्स का लक्ष्य फिक्स्ड है। वह है माइनरी कोर्स एम टू एक्सपेंड स्टूडेंट्स नॉलेज बियॉन्ड द मेजर फील्ड ऑफ स्टूडेंट। एडेड कोर्स एम्स टू ऐड द नॉलेज ऑफ लर्निंग बियॉन्ड एकेडमिक डिसिप्लिन। जो वह उसने डिसिप्लिन लिया है, उस डिसिप्लिन में जो विषय उसके सहायक हो सकते हैं, जो उस विषय को समझने में सहायक हो सकते हैं, ऐसे उप विषय का चुनाव किया जाता है। उप विषय के चुनाव के बाद वह अपने अध्ययन को जारी रख सकता है। इसको हम माइनरी कोर्स या उप विषय के रूप में जानते हैं। दोनों में एक अंतर यह है, जिस विषय का डिसिप्लिन होगा माइनर कोर्स उससे संबद्ध भी हो सकता है, उससे भिन्न भी हो सकता है यदि छात्र चाहे तो। अब इसमें एक एनईपी का जो फ्रेम है उसमें एक चीज की बाध्यता और अवश्य है। 1 वर्ष का पाठ्यक्रम का जितना श्रेयांक होगा उसका 50% डिसिप्लिन का होना चाहिए। उसी प्रकार माइनर कोर्स के भी निर्धारित किया गया है। 3 वर्ष में 24 क्रेडिट और 4 वर्ष में 32 क्रेडिट। उसका फ्रेम मैं एक बार आपको प्रदर्शित करूंगा जिससे हम उसको जान पाएंगे। यह एक ऐसा उप विषय है, यदि हम मुख्य विषय के साथ उप विषय का अध्ययन करते हैं तो वह उप विषय पहला तो हमारे डिसिप्लिन में सहायक होगा, उसको समझने में हमें सामग्री प्रदान करेगा। दूसरा उसकी विशेषता यह है, यदि हम अपना कैरियर उप विषय को मुख्य विषय के रूप में आगे ले जाकर करना चाहें तो भी उस तरह का एक अवसर हमारे पास होता है। अगली स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। अब डिसिप्लिन में देखिए, डिसिप्लिन में किस तरीके का यानी हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इन डिस्पेंस स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक विशेष विषय का अध्ययन करते हैं। एडवांस नॉलेज एंड स्किल, और उस मुख्य विषय के बारे में हम विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं जो भविष्य में हमें लाभ पहुंचा सकता है, और कुछ कौशल भी उसमें हम लेते हैं। एम्फेसाइज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो जो हमने विषय लिया है उस विषय को हम कैसे प्रैक्टिकल रूप में व्यवहार में प्रयोग करेंगे, उसके विषय में भी हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का
हमारा एक लक्ष्य रहता है एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट, और इसमें हम एक्सपर्ट होते हैं किसी विषय के, जिस विषय में हम एक व्यक्ति चाहकर भी सभी विषयों को जान नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं सीमांकन करना होता है। वह सीमांकन उसके लिए हिताय होता है और समाज के लिए भी। सभी को थोड़ा थोड़ा जानना इस जरूर उपयोगी हो सकता है। कहीं कहीं एक ही विषय का अध्ययन करने पर हम पूरी ताकत वहां लगा सकते हैं, तो यह भी एक महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ फील्ड, किस किस फील्ड में हम लेते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ अलग अलग तरीके के स्कोप हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में कुछ स्कोप हैं। यदि हम लेते हैं तो क्या स्लाइड दिखाई नहीं दे रही क्या? झांझी थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? 1 मिनट जी ठीक है। जी, थोड़ा यानी एग्जाम्पल पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और बिजनेस और अन्य वह विषय संस्कृत के भी संबंधित विषय आर्ट में ही वस्तुतः गिने जाते हैं। यहाँ पर भी मुझे जरूर कहीं ना कहीं विपत्ति है, यह भी हमने जरूर कहीं ना कहीं पहुंचाया है, क्योंकि संस्कृत के विषयों को आर्ट के विषयों के साथ जोड़ देना कहाँ तक यानी इसके साथ यानी अच्छा नहीं माना जाएगा। निश्चित रूप से संस्कृत के बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको विशेष रूप में जान सकते हैं। व्याकरण को बैचलर ऑफ व्याकरण या बैचलर ऑफ संस्कृत व्याकरण के रूप में, या व्याकरण का एक ग्रुप बन सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे ग्रुप संस्कृत या अन्य विषयों में भी बनाए जा सकते हैं, परंतु वर्तमान में जो 5 ग्रुप बनाए गए हैं वह इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, हेल्थ केयर, आर्ट, यह विषय बनाए गए हैं। अब अगली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। अब क्या डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से हम क्या लाभ ले सकते हैं, उसका लाभ क्या होगा, हमको बेनिफिट्स क्या होंगे, हम उसमें एक्सपर्ट्स हो जाएंगे उस विषय में, इम्प्रूव्ड, हम जॉब के लिए उसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स खोज सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपने अर्निंग पोटेंशियल को, और एडवांस रिसर्च स्किल उसमें हम जान सकते हैं। स्पेशलाइजेशन तो निश्चित रूप से होता ही है। यह डिसिप्लिन अलग अलग रूप में हम इसको व्यवहार में ले सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, पोस्ट ग्रेजुएट में, सर्टिफिकेट में, डिप्लोमा में, ऑनलाइन में। इस डिसिप्लिन की एक भूमिका है। मूक्स पर बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जहां पर हम इनको जान सकते हैं, देख सकते हैं। ई पाठशाला के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से हम इन विषयों को निश्चित रूप से जान सकते हैं। अब इसमें असेसमेंट का भी एक तरीका कहा गया है, एग्जाम के माध्यम से असेसमेंट करते हैं। थोड़ा सा और स्लाइड नीचे करना पड़ेगा जाजी। असेसमेंट में एग्जाम लेकर प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और केस स्टडी के माध्यम से, और रिसर्च पेपर इत्यादि के माध्यम से हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को और बेहतर जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको जानने में एक बड़ी भूमिका हमारी हो सकती है। अब मैं अगले विषय की ओर जाता हूं। अगला जो कोर्स है पाठ्यक्रम के दरमियान जो कोर्स है वो है वोकेशनल कोर्स। तो वोकेशनल कोर्स का मुख्य क्या है, वोकेशनल कोर्स क्यों करवाए जा रहे हैं, उनका महत्व क्या है, अगली स्लाइड कृपया करके। Vocational courses assist student in developing workforce relevant skill and enhance the employability of student। यह सबसे बड़ी चुनौती है। वोकेशनल आज की दृष्टि से सबसे बड़ी चुनौती है वोकेशनल, और साथ में एम्प्लॉयबिलिटी, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
एक बेहतर स्कोप दिया गया है, जिस स्कोप के माध्यम से हम एक एम्प्लॉयबिलिटी को पैदा कर सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। वह अपने विषय से संबद्ध ही होगी। अपने विषय से संबद्ध कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्स का निर्माण हम कर सकते हैं जिससे निश्चित रूप से छात्रों को रोजगार के संबंधी जो समस्या, एक वर्ग विशेष 10-15 संतान उत्पन्न करने के बाद भी खुदा की रहमत मानते हुए आगे बढ़ता है, परंतु कुछ अन्य वर्ग विशेष वहां पर उसको यानी एक अभिशाप के रूप में लेकर एक ही राम एक तारा ही काफी है ऐसे कह के एक संतान पे, या 2 ही बच्चे 2 ही अच्छे, इस तरह के सूत्रों को लेकर हम बहुत सारे संकुचित डायमेंशन की ओर जा रहे हैं। देखिए, मैं जनसंख्या वृद्धि की ओर आपको ले जाने के लिए उद्युक्त नहीं कर रहा। मेरा लक्ष्य आपको उस प्रोग्रेस की ओर दृष्टि दिलाने का प्रयास है, और मैं नहीं, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 50-50 के मैच में आज के डेट से जरूर वह आउटडेटेड सा प्रतीत होने लगा है, इसीलिए हर कोई जल्दी सब कुछ चाहता है। और प्रयोजन परिस्थितिवाद, और जॉन ड्यूवी साहब जो प्रयोजनवाद और परिस्थितिवाद को कहते हैं, और वह कहते हैं कि परिस्थितिवाद ही सबसे बड़ा वाद है। परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति को अपने तरीकों को बदलना चाहिए और अपने तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। तो यह वोकेशनल कोर्स की अनिवार्यता है। इस वोकेशनल कोर्स का अनिवार्यता का क्रेडिट मैं एक बार आपको प्रदर्शित करूंगा, जिससे आपकी पिक्चर और क्लियर होगी, जिससे रोजगार के हम कुछ आयाम को समझ पाएंगे और हम रोजगार अपने उस विषय में ही जान पाएंगे, उस स्किल को जान पाएंगे। अगला जो कोर्स की जो पाठ्यक्रम के अंतर्निहित है वह है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। A multidisciplinary course is an option to explore discipline. ये सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे। अर्जुन शर्मा, सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे अनिवार्य रूप से। जी। अब क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी में बहुविषयक पाठ्यक्रम होंगे जो आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट के संबंधित हो सकते हैं, वो अपने इंटरेस्ट एरिया के अनुसार हो सकते हैं, जो आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी का प्रयोग हम अलग अलग दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर करते हैं। उनमें कुछ जगहों पर हम बहुविषयक डिसिप्लिन के रूप में भी लेते हैं, और कुछ स्थानों पर हम बहुविषयक पाठ्यक्रम के रूप में भी इसको हम स्वीकार करते हैं। अब अगला एक बार स्लाइड प्लीज दिखा दीजिए। अब यह एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इस एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में भी 2 प्रकार के विकल्प हैं। एक है AECC, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स एक हुआ, दूसरा एबिलिटी इनहेंसमेंट ये कंडीशनल कोर्स, यानी निश्चित रूप से बाध्य करते हुए, यानी एक पाठ्यक्रम का मजबूती से हिस्सा बनाते हुए भी AECC पढ़ाया जाता है। कुछ विश्वविद्यालयों में क्योंकि भाषा का अध्ययन स्वैच्छिक होना चाहिए, इस दृष्टि से एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स अर्थात क्षमता संवर्धन कोर्स, क्योंकि किसी भी विषय को जानने के लिए हमें अधिकारी होना पड़ेगा। वह अधिकारी होने के लिए हमें उस विषय के संबंधित भाषा के संबंध में हमारा अधिकार होना चाहिए। वह भाषा क्या होगी? वह भाषा हिंदी, इंग्लिश, या वह भारत में पढ़ाई जाने वाली सभी भाषाओं में से हो सकती है, या विदेशों में जो भाषाएं प्रयोग होती हैं उन सब में हो सकती है। पहले बहुत संकुचित हम होते थे विषय को जानने के लिए। मूक्स को आने के बाद मूक्स में यूट्यूब, ये जो हम अभी वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं, या अन्य बहुत सारे विकल्पों में हम अब देख रहे हैं कि हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यदि हम कोई भी विशेषज्ञ को जानना चाहते हैं, किसी विषय को समझना चाहते हैं, तो भाषा पहले बहुत बार बाध्य होती थी, बाधक के रूप में बनती थी,
परंतु आज वह बाधा भी दूर हो गई है, क्योंकि आप साथ साथ सीसी का एक ऑप्शन होता है, जहां पर सुनते हैं तो वहां पर अपने आप टाइप होकर जिस भाषा में चाहते हैं अनुवाद होकर वह विषय साक्षात आपके सामने प्रदर्शित हो जाता है, जिससे भाषा की समस्या भी आपकी वर्तमान में मूक्स या मूक्स के जो ओपन, क्योंकि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में हम केवल उन्हीं कोर्सों को ना लें जो स्वयं और मूक्स इत्यादि चलाते हैं, उन कोर्सों को भी लें जो यूट्यूब इत्यादि के द्वारा हमको अनौपचारिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो वहां पर भाषा में हमारा अधिकार होने पर विषय आ सकता है। तो यहाँ भाषा की फ्लेक्सिबिलिटी भी यानी क्षमता संवर्धन के रूप में है। जो जिस भाषा का चुनाव करना चाहता है उस भाषा को कहीं भी मूक कोर्स के माध्यम से ले सकता है। और इसकी विशेषता ये है, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए पहले मैंने यदि किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो वहां पर जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्निहित जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हीं में मेरी बाध्यता होती थी। परंतु एबीसी क्रेडिट आ गया है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक एक आ गया है, जिसमें आप अन्य कहीं भी स्वयं के माध्यम से, मूक के माध्यम से या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से आप उतने ही क्रेडिट का जितना निर्धारित किया गया है उस कोर्स को आप पढ़कर आप वह क्रेडिट का सर्टिफिकेट अपने विश्वविद्यालय में दे सकते हैं, जो आपकी अंक तालिका में ऐड हो जाएगा। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का एरिया देखिए और मूक का चमत्कार देखिए, क्योंकि एक इस कार्यक्रम के संयोजक विपिन झा जी के जो अधिष्ठाता हैं रिपु दमन जी सिंह साहब, उन्होंने मूक यानी मूक से मोक्ष की ओर, ऐसा उन्होंने कहा था। मोक्ष में हमारे लिए ज्ञान ही मूलक है। वह ज्ञान की प्राप्ति हमको किस माध्यम से हुई, वह माध्यम तो गौण है, क्योंकि इस तरह से तो यदि कोई भाषा की बाध्यता होगी तो गूंगा और बहरा तो समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव कहने पर हाथों का मुलायम स्थिति और सींग का निशान और दूध निकालने वाली स्थिति कहने से मुलायम सिंह यादव का बोध होगा। डमी न्यूज के माध्यम से वह ज्ञान का प्रसार है। इसीलिए मेरा विचार है, लैंग्वेज इज द मीडिएटर ऑफ नॉलेज, नॉट रिसोर्स ऑफ द नॉलेज। भाषा एक ज्ञान को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, ना कि ज्ञान दायिनी है। परंतु संस्कृत के साथ कुछ विशेष अवश्य है, क्योंकि उसका हर शब्द अपने आप में ज्ञान राशि को, विशेष ज्ञान राशि को समेटे हुए रहता है। और सभी भाषाओं की जननी के साथ साथ इसमें वैज्ञानिकता के तत्व बहुत अधिक विद्यमान रहते हैं। इसीलिए इसको हमें उस रूप में लिया जा सकता है। तो एबिलिटी में अब जो भाषा जितना अधिक जिस व्यक्ति को आता है उतना अधिक ज्ञानी होता है। अब देखिए चमत्कार, देखिए भोलानाथ तिवारी जो भाषा विज्ञान के बहुत बड़े विशेषज्ञ हुए, उन्होंने कहा कि भाषा मनुष्य की ही क्यों जाने, हम क्यों पशु पक्षियों की भाषा ना जाने। उन्होंने मधुमक्खी की भाषा को भी समझने का प्रयास किया कि मधुमक्खी जब शहद लेकर पुष्पों से आती है तो अपने साथियों को, अपने अन्य साथियों से जब वह शेयर करती है तो शेयर करने पर क्या होगा कि वह बताती है अपनी एक्टिविटी से, अपने घूमने के तरीके से बताती है, कितनी दूरी पर जाकर वह घूमेगी, दक्षिण में या वाम में घूमेगी, और वह यहाँ तक कि मुआयना भी लेके आती है। यदि हमको वहम है कि गुलाब का, गेंदे का, चमेली का, इन सब का शहद एक जगह इकट्ठा होगा, तो निश्चित रूप से हम भ्रम में हैं, क्योंकि वह उस शहद का मुआयना भी लेके आती है जो उनको इकट्ठा करना है। पर्टिकुलर यदि गेंदे का शहद, गेंदे के फूलों का शहद ले रहे हैं तो वहां पर सभी एक स्पेसिफिक एरिया में उस गेंदे के शहद से ही वह एकत्रित करती हैं। और मधुमक्खियों की भाषा को भी जानने का प्रयास किया गया। कुछ शकुन शास्त्र के रूप में हम जानते हैं, दाएं बाएं जाना, कौवे की आवाज होना। कौवा जब आवाज करता है तो उसको भी वैज्ञानिकों को ने समझा और कुत्तों की आवाज को समझा और जाना और बताने का प्रयास किया कि यह किस रूप में क्या करना चाह रहा है। इसको भी कुछ विशेषज्ञ विशेषों ने
वहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। शकुन के रूप में भी इस तरह के रूप देखे गए। तो एबिलिटी में हमारी क्षमता का संवर्धन है। जितना अधिक से हम अधिक भाषाएं हम जानते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, उतना ही हमारा ज्ञान जो डिसिप्लिन में है या मल्टी डिसिप्लिनरी में है वह विशद होगा और समाज के लिए उपकारक होगा और समाज का उन्नयन करने में हम अपनी एक भागीदारी निश्चित रूप से निभा पाएंगे। अगला जो कोर्स का जो एनईपी में जो कोर्स का एक रूप लिया गया है वह है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में क्या कहा है, इसका लक्ष्य है एम्स टू प्रमोट स्किल्स pertaining to a particular field of study, impact practical skill, hands-on training, soft skill, etc. in order to enhance the students' employability। देखिए, रोजगार के पाठ्यक्रम निश्चित रूप से आपको पढ़ने होंगे। ऐसा देखिए, पहले रोजगार की समस्या होती थी। अब एक रिक्शा चलाने वाला के रिक्शा में एक व्यक्ति बैठा जो फ्रस्ट्रेटेड था, वह बोला कि मुझे पूरा शहर दिखाओ। तो उस रिक्शा वाले ने उसको चिंतित पाकर पूछा कि क्या क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तो उसने कहा कि मैं चिंतित इसीलिए हूं, मैंने बीए स्नातक उत्तीर्ण की, तब भी मैं रोजगार के लिए परेशान हूं। तो उस स्थिति में वह रिक्शा वाला उसको शांति से बिठाता है, पानी पिलाता है और अपने बॉक्स में से निकाल कर दिखाता है उसने एमए किया था। तो एमए किया हुआ, स्नातकोत्तर किया हुआ भी रिक्शा चला रहा है और उसके रिक्शा चलाने में और अन्य जो अनपढ़ रिक्शा चलाने वाला है, तो उन दोनों में क्या अंतर हो सकता है, यह सॉफ्ट स्किल हमको जरूर प्रदर्शित करती है। कुछ 2-4 उदाहरण के माध्यम से मैं इस चीज को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक बार एक व्यक्ति अपने दादाजी, पूजनीय दादाजी जो स्वर्गवासी हो चुके थे, उनका चित्र बनवाने की इच्छा रखता है और वह कहता है कि इसका चित्र मुझे चाहिए। तो वह उस प्रांत के या उस देश विशेष के बेहतर पेंटरकारों को बुलाता है, चित्रकारों को बुलाता है और कहता है कि मुझे ऐसा ही पेंटिंग चाहिए। तो एक 33 वर्षीय चित्रकार वहां आती है और कहती है कि यदि आपको पेंटिंग चाहिए तो मैं बना दूंगी, यथा जैसा आपका है तथा ही मैं बनाऊंगी, परंतु इसके लिए मैं 1 लाख रुपए आपसे लूंगी। तो वह कहता है कि क्या आप ऐसा ही बना देंगी? तो वह कहते हैं निश्चित रूप से, यदि आप दोनों में पहचान कर लेंगे कि आपका चित्र कौन सा है तो मैं समझ जाऊंगी, तो मैं अपना दावा नहीं करूंगी 1 लाख रुपए का, यदि आप बता देंगे कि आपके द्वारा बनाया हुआ चित्र कौन सा है। तो वह व्यक्ति उसको यानी उस चित्र को बनाने के लिए देता है। तो मात्र 1 घंटे में वह पेंटिंग बनाकर उस चित्र को तद्वत बनाकर उसके सामने प्रस्तुत करती है और कहती है कि कौन सा चित्र आपका है बताइए। तो वह कहता है कि वास्तव में मैं यह चित्र नहीं पहचान पाया कि कौन सा है। निश्चित रूप से आपका कार्य श्लाघनीय है, परंतु उस कार्य का मैं आपको 1 लाख रुपए क्यों दूं जिस काम को करने में आपको 1 घंटा लगा। तो वह चित्रकार उत्तर देती है कि आप मुझे 1 घंटे का कतई मत दीजिए, मुझे 30 वर्ष का मेहनताना दे दीजिए, क्योंकि जब मैं 3 वर्ष की थी तब से मैंने इसको समझना, इसको बनाना शुरू किया है ताकि मैं इस तरह के चित्रों को 1 घंटे में बना सकूं। तो यहाँ पर देखिए, हमें सॉफ्ट स्किल बहुत सारी नजर आएंगी, बहुत सारी हार्ड स्किल हमको नजर आएंगी। सॉफ्ट स्किल में बहुत चमत्कृत है उसका मस्तिष्क, जिसको उसने बहुत प्रयास से, आयास से उसने बनाया है और उसने बहुत सारे मटेरियल जो प्रयोग किया, चाहे वृक्षों के जड़ हो सकती है, वृक्षों की छाल हो सकती है, पुष्प हो सकते हैं, अन्य वह सारे प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ विशेष जो उसने प्रयोग किए, उन सब का अन्वेषण जो निरंतर सतत प्रयास के द्वारा उसने अर्जित किया और एक विशेष ज्ञान के रूप में उनके सामने लाई। तो दूसरा एक और उदाहरण, क्योंकि स्किल के बारे में हम लोग हर व्यक्ति परेशान है रोजगार के लिए कि रोजगार कहाँ से आए, इसके डायमेंशन को बताने के लिए दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। वह है
मैं लखनऊ में बहुत वर्षों तक रहा, तो मैं मतलब कि लखनऊ में मुझे गोलगप्पे का काफी शौक है, मुझे काफी पसंद है, मैं बहुत बार सेवन करता हूँ। तो 10 रुपए के 5-6 से मैंने शुरू किया और अभी लखनऊ में 20 रुपए के 5 मिलते हैं। परंतु वहीं पर लखनऊ में एक 250 रुपए के प्लेट देने वाला भी एक गोलगप्पे वाला है। वह बिल गेट्स की उस बात को चरितार्थ करता है, अब कभी भी व्यक्ति को अपना काम नहीं बदलना चाहिए, काम करने का तरीका बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास 20 रुपए वाले गोलगप्पे नहीं है, वह भी उसके पास है। जो अन्य लोगों के पास है वह तो है ही। पहला विशेषता उसका, वह सभी गोलगप्पों को मटकी में रखता है। देखिए तरीका, देखिए किस प्रकार से उसने अपना तरीका बदला। दूसरा, उसने सभी गोलगप्पों को बनाने के लिए जो जो बनाया, मटेरियल तैयार किया, वह स्वयं के मेहनत से तैयार किया। तो उसके पास 20 रुपए से लेकर मैंने 250 रुपए का खाया है और मैं आश्चर्य में था कि 250 का भी गोलगप्पा हो सकते हैं। तो परंतु निश्चित रूप से उसने काम करने का तरीका बदला और काम करने के तरीके को बदलने पर उसने बहुत चीजों को प्राप्त किया। यह सॉफ्ट स्किल का उदाहरण है और हार्ड हार्ड चीज कुछ वह पदार्थ विशेष है जो उसने प्रयोग किए। तीसरा एक उदाहरण और मैं देता हूं यहाँ। एक ठेकेदार जिसको पेड़ कटवाने थे, वह पेड़ कटवाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को शामिल करता है और कहता है कि मुझे पेड़ यानी कटवाने हैं, आप आइए। तो उनको 30 रुपए हर रोज के हिसाब से देता है। तो वह 15 पेड़ काटता है एक दिन में। इसी प्रकार वह कई वर्ष हो गए उसको, 10-15 वर्ष। अब उसका 60 रुपए एक दिन का मेहनताना हो गया। उस स्थिति में उसके पास काम बढ़ गया था और वह पेड़ काटने वाला 15 पेड़ की बजाय अब 7, 8 या 10 पेड़ ही काट रहा था। तो उसने एक नए लड़के या एक व्यक्ति विशेष को हायर किया और कहा कि आप पेड़ काटिए। तो वह आते ही उसने 25 पेड़ पहले दिन काटे। वस्तुतः वह युवा है और पेड़ काटने वाला एक प्रौढ़ अवस्था में हो चुका है, परंतु प्रौढ़ अवस्था नहीं होती मित्रों। प्रौढ़ तो व्यक्ति का स्वभाव है, क्योंकि मृत होने के बाद भी व्यक्ति पुनः जीवित हो जाता है। अनेकों उदाहरण स्मृति पटल के हम लोग के सामने आते हैं। तो शरीर के अंदर जो पावर है, जो चिप है, वह तो बिल्कुल नई ही रहती है, ऊर्जावान ही रहती है। उसको जैसे प्रयोग करें। हमारे मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए 18 घंटे काम करते हैं। शायद मुझे नहीं लगता जितने भी युवा जुड़े होंगे 18 घंटे हम प्रयास करते होंगे, मेहनत करते होंगे। यदि कोई करता है तो वह भी श्लाघनीय है, वह भी प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। तो लकड़ी काटने वाले के पास जब वह नया नवयुवक आता है तो 25 पेड़ काटता है। तो निरंतर पहले उसकी दिहाड़ी 40 रुपए थी, 2 महीने बाद उसकी दिहाड़ी 60 रुपए हो गई, जैसे पहले वाले की थी। जब उसके बराबर हुआ तो उसके मन में असंतोष हुआ, जो पहले पेड़ काट रहा था। परंतु जिसने काम प्रारंभ किया वह अपने उस कर्मचारी को छोड़ना नहीं चाहता था, जिसने उसका साथ प्रारंभिक स्तर से दिया। वस्तुतः उसका कार्य साधन अकेला वह लड़का भी कर सकता था। तो देखते ही देखते उसका 1 साल होने पर, यानी 7-8 महीने होने पर उसके 100 रुपए किए गए। फिर 150 रुपए रोज का उसको पेड़ काटने के लिए मिलता था। तो पहले तो वह अपने साथियों में उसका प्रतिकार करने लगा, बताने लगा, कहने लगा आस पड़ोस में, जैसे हम लोग भी करते हैं। हमारी इच्छा पूरी ना होने पर पहले हम अपने आप में घर में ही शेयर करते हैं, उसके बाद अपने मित्र साथियों को शेयर करते हैं कि वही पहुंचा दे वहां तक। उसकी लड़ाई उसे खुद ना लड़नी पड़े, दूसरा ही कोई लड़ ले। फिर जब बिल्कुल वह प्रतिकार बढ़ जाता है तो फिर वह उसको कहता है, जो उसके संबंधित व्यक्ति होता है। उस तक जब उन्होंने कहा तो उस ठेकेदार ने उसे कहा कि आप 150 रुपए लीजिए, कल केवल इस पेड़ के काटने वाले को देखिए। और वह पेड़ काटने वाले को देखता है तो अगले दिन वह पूछता है शाम को कि क्या देखा। तो उसने कहा कि यह तो 8 बार बीच में विश्राम किया, मैं तो एक ही बार विश्राम करता हूं। तो उसने कहा कि 150 रुपए और लो, कल भी देखो। तो उसने कहा कि आपने आज क्या देखा। उसने कहा मैंने देखा कि वह कुछ पेड़ काटता है और फिर उसके बाद कुछ शस्त्र विशेष से उसकी कुल्हाड़ी की धार पहनाता है।
तो क्या आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार कब पिनाई थी? तो वह 15 वर्षों से एक ही कुल्हाड़ी प्रयोग कर रहा था, शायद उसने 5 से 7 बार उस कुल्हाड़ी पर धार लगाई हो। निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं, हर व्यक्ति को अपने आप को परिष्कृत करना होगा, अपने ज्ञान को अपडेट करना होगा। भले ही हम एडवांस नॉलेज ना रखें, परंतु अपडेट तो हमें होना ही पड़ेगा यदि समाज के कदम के साथ कदम मिलाना है। नहीं तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे और हमारे साथ वाला हमसे आगे निकलेगा। देखिए, हमारी किसी से दौड़ भी नहीं है, हमें किसी से आगे नहीं निकलना, परंतु अपने आप को अपडेट करना हमारी जिम्मेवारी है। हम ये कह के कि मूक आया है तो रोजगार के आयाम बंद हो जाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो रोजगार के आयाम बंद हो जाएंगे, तो यह कहना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि रोजगार के आयाम पग पग पे हैं। हमारी दृष्टि जैसे जैसे हम खोलते हैं, एक गोलगप्पे वाला, मैं पूछा कि कितना कमा लेते हो, वह हंसा, बोला क्या करेंगे पूछ के। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं लूंगा नहीं और ना ही इनकम टैक्स वाले को भेजूंगा, बता तो दो। तो उसने बताया कि मैं 5,000 रुपए रोज प्रॉफिट के रूप में कमा लेता हूँ। सोचिए, 5,000 रुपए एक प्रोफेसर कमाता है, तो क्या 10-12 पढ़ा हुआ व्यक्ति इस तरह का प्रयास नहीं कर सकता? क्या अपने दृष्टि को बदल नहीं सकता? क्योंकि दृष्टि और सृष्टि का खेल बहुत पुराना है और नया भी है और हमेशा एडवांस रहेगा। जैसे जैसे हम लोग का चिंतन आगे बढ़ता है, अब मैंने क्योंकि पेड़ काटने की बात कही, निश्चित रूप से प्रकृति के ह्रास के विषय में मैंने बोला, यह निश्चित रूप से मेरे द्वारा कथन मुझे मेरे पाप कर्म को प्रदर्शित करता है। अब आपको अगले पाठ्यक्रम की ओर लेके चलता हूं, जो शायद मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति निजात करवाने में सहायक हो सके। अगला पाठ्यक्रम झांझी एक बार प्रस्तुत कर दीजिए प्लीज, अगली स्लाइड। अब अगली स्लाइड है वह वैल्यू एडेड कोर्स, यानी मूल्य योजना के पाठ्यक्रम। यह मूल्य योजना के पाठ्यक्रम क्या है? यह कहता है, इसका मूल्य वैल्यू एडेड कोर्स एम्स टू ऐड द नॉलेज ऑफ लर्न बियॉन्ड एकेडमिक डिसिप्लिन। तो ये एकेडमिक डिसिप्लिन में आपको एक इस प्रकार की नॉलेज प्रोवाइड कराता है जो निश्चित रूप से समाज में आपको प्रतिष्ठापित करने में सहायक हो सके। और इस वैल्यू एडेड कोर्स में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, उसको मैं कहूंगा। इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्निहित जो पाठ्यक्रम होते हैं, उसमें समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम और समाज शास्त्र के अलावा मानवाधिकार के पाठ्यक्रम और पर्यावरण के पाठ्यक्रम होने अनिवार्य है। पर्यावरण के विषय में सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, अगली स्लाइड में मैं कहूंगा। तो मूल्य योजना और मानवाधिकार, यह दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। समाज शास्त्र का वस्तुतः हमको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम आचरणीयम, वही गैलीलियो जिस बात को कहता है, भूमि के भ्रमण को कहता है और मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, वही भास्कराचार्य और आर्यभट्ट भी उसी बात को कहकर हम लोगों के नजर में बहुत पूजनीय है। वस्तुतः गैलीलियो भी उतना ही पूजनीय है, क्योंकि वह एक संकुचित विचारधारा है। हमारा दाता पूजनीय है, पड़ोसी का दाता पूजनीय नहीं। यदि मेरा अपने दादा, पड़ोसी के दाता के प्रति यदि मेरे अंदर सम्मान भाव नहीं, तो कदापि मैं अपने दादा के प्रति भी सम्मान भाव नहीं रख सकता। वह सब वैज्ञानिक हमारे लिए पूजनीय है, चाहे वो आर्ट्स हो या अर्वाचीन हो, देशिक हो या वैदेशिक हो, उन सभी को हमें निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। देखिए, यदि मोबाइल ना बना होता तो आज हम एक दूसरे को आकाशवाणी या लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से नहीं सुन पाते, और मैं आपको आपकी वजह से इतना सब अध्ययन नहीं कर पाता, क्योंकि निश्चित रूप से आप कितना जान पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, यह तो आप ही जानेंगे। परंतु मुझे कुछ कहना है, इसके लिए मुझे जरूर निमित्त आप हुए, मैं जरूर कुछ ना कुछ विशेष जान पाया। अब वैल्यू एडिड कोर्स में मानवाधिकार, मानव के क्या क्या अधिकार हैं, हम अधिकारों की बात बहुत करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात बहुत करते हैं। ह्यूमन राइट्स आपका ड्यूटी ही राइट्स है। यदि मैं यहाँ व्याख्यान के लिए उपस्थित हुआ हूँ, तो जो भी श्रोता है, जो भी इस क्लास में प्रतिभागिता रखता है, उसका भी निष्ठा से इस व्याख्यान को सुनना या इन शब्दों को सुनना निश्चित रूप से महत्व रखता है। उसे भी उतने ही निष्ठा से सुनना चाहिए। यदि व्याख्यान दाता पूज्य है तो परम पूज्य व्याख्यान को श्रोता है।
क्योंकि सुनने वाला ही एक विशेष योग्यता रखता है और वही मूलक होता है, नहीं तो वक्ता निश्चित रूप से अपने समय में हरास कर उसको कम करके अपने समय को समेटने का प्रयास करता है। तो हमको हमारे कर्तव्य को जानना आवश्यक है। समाज में रहते हुए वनस्पति पर्यावरण के विषय में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या हम जितना जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, क्या हम जितना वनस्पति और शाखों का प्रयोग करते हैं, तो क्या यह शाखाओं के प्रति हम कभी कृतज्ञता रखते हैं? क्या हम पर्यावरण परितः यद आवरणम तद पर्यावरणम, चारों तरफ जो हमारे जो आवरण हैं, क्या उस आवरण के प्रति क्या हमने ऑक्सीजन या 5 प्रकार की जो वायुओं हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का संकल्प लिया है? वस्तुतः ऋषि मुनियों ने सभी को जो हमको कुछ देते हैं उन सभी को देवता माना। अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता इत्यादि वेद या श्रोत के मंत्रों के द्वारा हमें हर उस देवता से परिचित करवाया जो हमें कुछ ना कुछ अवश्य देता है, जिसके प्रति हमें निश्चित रूप से कृतज्ञ होना चाहिए। और हमें हमारा कर्म ही हमारा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, कर्मणि एव तव अधिकारः मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म निष्ठा से और संपूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। बहुतों को लगता है कि मैंने मेहनत किया, तो मेहनत का पैरामीटर आप निर्धारित नहीं कर सकते, फल का पैरामीटर आप निर्धारित नहीं कर सकते। कर्म को कठोर, जटिल या और अधिक रूप से कैसे करना है, यह निश्चित रूप से आप निर्धारित अवश्य कर सकते हैं। कर्म करने के तरीके आप निजात कर सकते हैं, परंतु आप यह निर्धारित नहीं कर सकते कि फल यही मिले। क्योंकि छतरी के भरोसे निकल आया था घर से, मालूम ना था पानी सर से गुजर जाएगा। यहाँ जो भी श्रोता है अपनी अंतरात्मा पे आवाज को सुनकर निश्चित रूप से यही कहेगा कि जितना उसने चाहा और जितनी उसकी क्षमता थी उससे अधिक ही उसने प्राप्त किया। तो कैसे कह सकते हैं कि कर्म फल हमको प्राप्त नहीं होगा? तो हमारा ध्यान फल से हटाकर हमको कर्म पे लगाना होगा, क्योंकि कर्म ही बीज है। अमरूद लगाया है तो आम नहीं हो जाएगा, अमरूद लगाया है तो अमरूद ही होगा, आम लगाया है तो आम ही होगा। हो सकता है कि कुछ फलों में विविधता हो, कुछ क्योंकि बीज ऐसे हैं जो 5 से 7 दिन में ही फल दे देते हैं। धनिया इत्यादि के पौधे लगाने पर हमको 10-15 दिन में, आम इत्यादि के लगाने, और यदि धान इत्यादि के लगाते हैं तो 2-3 महीने में फसल तैयार है। तो उसी प्रकार 2-3 वर्ष में कुछ फसल तैयार हो जाती है, जैसे आम, अमरूद इत्यादि और इमली इत्यादि के भी। मैं समय से प्रयास करूंगा, जहां जी आपका देखना मुझे जरूर कर रहा, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन विषय जरूर मैं पूरा कहूंगा, ऐसा निवेदन है, लेकिन मेरा प्रयास उसी गति से है। तो क्या है, निश्चित रूप से हमें, और यदि हम इमली की बात करें तो इमली का वृक्ष तो 25 वर्ष में मिलेगा। तो हमने जो कर्म किए हैं उसके फल से बच नहीं पाएंगे, चाहे वो अच्छा किया है या खराब। अच्छा खराब भी डिसाइड हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कर्म हम ऐसे होंगे जो हमने अच्छे समझे और कालांतर में इन भावों को भी त्यागते हुए जो काम आपको मिला है उस काम को निष्ठा से पूरे समर्पण के साथ रखना चाहिए। यही हमारा दायित्व है। ऐसा गीता में या ऐसा ही कर्म फल योग शास्त्र भी हमें ऐसा ही कहता है। कर्म निष्ठा भी हमें इसी ओर प्रेरित करती है। और जैमिनी ने उत्तर दे दिया, हमने कहा कि फल बता ही दो फिर भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना इधर से उत्तर ना मिले तो उधर से मिल जाए। तो जैमिनी कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि फल कैसा होगा, फलम किम लभेत। जैमिनी कहते हैं तन निष्ठा च तद्वत्, जैसी आपकी निष्ठा होगी वैसा ही आपका फल होगा, उस निष्ठा से परे आपका फल नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से हमें एक पवित्र निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए, वही उसके फल की निश्चितता है। अब अगला ये वैल्यू एडिट में हमको मूल्यों की शिक्षा मिलती है, समाज का हमको ज्ञान होना चाहिए, समाज में किस प्रकार विषयों का उपस्थापित करना है इसका निश्चित रूप से हमको ज्ञान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा विषय प्रस्तुत किया जाए वह समाज स्वीकार ना करे, तो उसको इस रूप में कहना चाहिए कि समाज स्वीकार भी करे और विषय का भी उपस्थापन हो जाए।
अब अगला जो विषय है वह इंटर्नशिप। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इंटर्नशिप क्या चित्र है, थोड़ा सा और झांझी थोड़ा सा जूम करेंगे इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप इज ए कोर्स टू डेवलप ए प्रोफेशनल एबिलिटी, थॉट एंड एप्रिसिएशन। लर्निंग द इंटर्नशिप इज फॉर 8 वीक। ये 8 यानी 8 सप्ताह का अर्थात 120 दिन का यह पाठ्यक्रम होता है। इसमें 120 घंटे का श्रम आपको करना होता है। जो आपने अधीत विषय है या कोई ऐसा विषय जो आपको प्रोफेशनल बना सके, प्रोफेशनल का मतलब व्यवसायिक बना सके। व्यवसाय का मतलब व्यवसाय ही नहीं है, आपको रोजगारोन्नयन कर सके। तो इसके लिए बाध्यता क्या है? यदि 1 वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद यदि विद्यार्थी छात्र छोड़ना चाहता है, अभ्यर्थी छोड़ना चाहता है, तो उसको 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप करके ही वह छोड़ सकता है। यदि 2 साल में वह छोड़ना चाहता है तो 4 क्रेडिट का करना होगा। यदि दूसरे वर्ष भी वह अध्ययन निरंतर रखता है, जारी रखता है, तो दूसरे वर्ष के बाद कंडीशनल उसको इंटर्नशिप कोर्स 4 क्रेडिट का अर्थात 120 घंटे का उसको करना ही होगा, जिससे वह रोजगार की एक बड़ी इकाई को। और उसके वस्तुतः यह उन इंटर्नशिप का उद्देश्य यह था। बहुत ऐसे विशेषज्ञ हैं हमारे चारों तरफ जो बहुत ज्ञाता है, परंतु उनके पास डिग्री नहीं है। उनके पास शागिर्द बनकर अध्ययन करना और एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना, यह इसका उद्देश्य था। परंतु यह अलग अलग रूप में लिया जाता है। तब भी यानी अपने विषय से संबद्ध ही यदि यह होता है तो भी कारगर है, ऐसा इंटर्नशिप का उद्देश्य है। अब 3 साल के बजाय यदि हम 4 साल का, अगली स्लाइड झाजी प्लीज, रिसर्च प्रोजेक्ट। अब रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है? रिसर्च प्रोजेक्ट इज ए कोर्स इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम। कोई ऐसा समाज में चारों तरफ ऐसी समस्या जिसको हम जान जाएं, जिसका समाधान खोजने का प्रयास करें, और ऐसा उचित समाधान कि आम के आम और गुठलियों के दाम। एक मैंने हमारे मित्र को देखा जो संतरा उसने खरीदा, संतरा खाने के बाद उसने संतरा को बड़े सलीके से छीला और छिलका एक तरफ रखा और एक कागज में उसने छिलके को रखा। फिर बड़े सलीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, करीना से उसने बीजों को निकाल कर अलग रखा और फल का सेवन किया और उस बीज को भी अलग रखा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा अरे नहीं जानते हो, इसका जो संतरे के छिलके का फेस पाउच बहुत महंगा है, 20,000 रुपए किलो भी नहीं मिलता, तो मैं इसको निश्चित रूप से अपने त्वचा को निखारने में इसका प्रयोग करूंगा और इन बीजों को मैं रिसाइकल करूंगा, प्रकृति को इन्हें पुनः दूंगा। यह समाज के प्रति और वह रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसने समझी निश्चित रूप से। और मैंने कहा अब पहले पर्यावरण को पर्यावरण के रूप में हम लेके जाते थे, या अब आजकल शौचालयों का प्रचार प्रसार बहुत हो गया, मैं उसके विषय में बहुत नहीं कहूंगा क्योंकि विवादास्पद हो सकता है। तो परंतु जरूर हमारे द्वारा कुछ इस तरह का गार्बेज, जो कुछ इस तरह का सामान जो रिसाइकल होकर प्रकृति में पुनः लौट सकता है और प्रकृति को चमत्कृत रूप से, नैसर्गिक रूप से आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो रिसर्च में हम नए तरीकों से, चाहे समाज में कोई प्रॉब्लम है उस पर एक प्रोजेक्ट बनाकर नए तरीके से उस बात को रखते हैं और रखने का प्रयास करते हैं। अब जो मैंने पर्यावरण के विषय में कहा था, वृक्षों को काटने के बाद पर्यावरण की रक्षा के विषय में कहा, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल गाइडलाइन है। देखिए, यदि एनवायरमेंट साइंस कोर्स के विषय में स्पेशल गाइडलाइन है कि 2 क्रेडिट का पाठ्यक्रम पहले और दूसरे सेमेस्टर में से 1 सेमेस्टर में पढ़ाना अनिवार्य है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हर व्यक्ति, हर अध्येता जो भी स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए प्रवेश लेता है, वह अनिवार्य रूप से उसको पर्यावरण को जाने, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को जाने, अपनी उन लापरवाहियों को जाने जिनकी वजह से वह समाज में वह अनाचार फैला रहा है, समाज को यानी विनष्टता ले जा रहा है।
हमें जरूर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को तद विश्वविद्यालयों में या तद संस्थानों पर इसको प्रयोग करना चाहिए। और यदि हमने नहीं भी किया है यह कोर्स तो चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं। मूक के पाठ्यक्रमों में बहुत सारा यानी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। हम चाहे तो यदि उसको हम देख सकते हैं उन पाठ्यक्रमों को, और उन पाठ्यक्रमों से हम जान सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे डायमेंशन हैं। प्रारंभिक स्तर के भी पाठ्यक्रम बहुत है, कुछ एडवांस के पाठ्यक्रम भी बहुत है एनवायरमेंट साइंस के। तो निश्चित रूप से हम वैल्यू एडिशन में उन सब पाठ्यक्रमों को देख सकते हैं। अब यह सभी पाठ्यक्रम हमने कहे, इन पाठ्यक्रमों के आधार पर कुछ फ्रेम है। देखिए एक फ्रेम जहां जी नेक्स्ट दिखा दीजिए प्लीज। हाँ जी, क्या थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? जी धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो यह करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए है। इसको मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम कहते हैं। यह प्रोग्राम देखिए कहाँ सहायक हो सकता है। इसमें DSc A1, DSc B1 और DSc C1, यह 3 वह सब्जेक्टों का गुच्छा है। जैसे कोई यदि साइंस का विद्यार्थी है तो वह यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को समझ सकता है। नॉन मेडिकल का विद्यार्थी है तो वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को यहाँ समझ सकता है। संस्कृत में जैसे MA करने वाले प्राय मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम पढ़ते हैं। व्याकरण, साहित्य और दर्शन या अन्य जो संस्कृत से संबद्ध विषय हैं उन विषयों में 3 विषयों के मुख्य रूप से चुनाव करके वह पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ता है। तो इसमें बाध्यता केवल इतनी है कि टोटल कोर्स के जो क्रेडिट होंगे, पहले साल के जितने क्रेडिट होंगे उसमें डिसिप्लिन के आधे होंगे। तो 4 वर्ष का या 3 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें टोटल क्रेडिट जितने होंगे उसका 50% आपका डिसिप्लिन का होना चाहिए। और 4 वर्ष में एक विशेष स्कीम यहाँ पर आ जाती है, वह है देखिए रिसर्च। यानी 7वें सेमेस्टर में आप यथावत अध्ययन करते हैं, 8वें सेमेस्टर में आपका डिसाइड हो जाता है कि मुझे रिसर्च में जाना है, या मुझे रिसर्च में ना जाके मुझे ऑनर्स ही पढ़ना है, जो मैं पढ़ रहा हूं उसी को पूरा करना है। यदि आप ऑनर्स को पढ़ते हैं तो आपका 1 साल का MA इसके बाद रह जाएगा यदि MA करना चाहते हैं। यदि आप रिसर्च के साथ जाते हैं तो आप डायरेक्ट UG पाठ्यक्रम के बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। यह NEP ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है और 4 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद आप तुरंत PhD कर सकते हैं। ऐसा विकल्प आपके पास एक खुल जाता है, उस विकल्प के साथ आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी फ्रेमवर्क में देखिए MIC के कुछ पाठ्यक्रम हैं। यह MIC के पाठ्यक्रम 3 साल में 24 क्रेडिट और 4 साल में 32 क्रेडिट न्यूनतम होना चाहिए, तभी आपका MIC माना जाएगा, जो आपकी अंक तालिका और आपके प्रमाण पत्र में उल्लिखित होगा। यह इनका सेकंड मेजर है और माइनर के रूप में है, सेकंड माइनर है, यानी उसमें भी आप आगे अपना करियर तलाश सकते हैं। दूसरा एक स्कोप और है मल्टी डिसिप्लिनरी में, वह पाठ्यक्रम जो बहुविषयक है। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भाषा विज्ञान को हमने रखा है। उसी प्रकार AEC एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, इसमें सभी भाषाएं पाली, प्राकृत, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और भी जो भाषाएं विश्वविद्यालय बना सकता है, या हम इस भाषा को जानना चाहते हैं तो MOOCs इत्यादि के माध्यम से हम इसको अर्न करके अपने विश्वविद्यालय में दे सकते हैं। ABC क्रेडिट में उसको जोड़ दिया जाएगा। तो उसी प्रकार SCC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स हैं। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के 3 क्रेडिट के 3 पाठ्यक्रम अर्थात 9 क्रेडिट का होगा। उसी प्रकार BAC के कोर्स 2 क्रेडिट के 3 यानी 6 क्रेडिट न्यूनतम होगा, या BAC 8 क्रेडिट का होगा। तो इस प्रकार से हमने मल्टी डिसिप्लिनरी स्कीम देखी। इससे अगली है सिंगल मेजर। ये 4 प्रकार की स्कीम मैंने यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, जो विविध रूप से अपने अपने विश्वविद्यालयों में हम इसको लगा सकते हैं, इसको यानी कर सकते हैं।
क्योंकि पहले मैं विश्वविद्यालय में, हमारे विश्वविद्यालय में मैं एनईपी कोऑर्डिनेटर में ही था। अभी हमारे साथ ही कृष्णचंद पांडे जी देख रहे हैं। तो 1 वर्ष में क्या है, 1 वर्ष में अध्ययन करने के बाद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि आप चाहें अपना माइनर सब्जेक्ट को अपना मेजर सब्जेक्ट बनाना तो बना सकते हैं, मेजर को माइनर बना सकते हैं। कई बार होता है हमें नहीं पता कि क्या विषय चुनना है, विषय चुना, लेकिन माइनर जो विषय चुना उसमें हमारी रुचि अधिक हुई, योग्यता अधिक बढ़ने लगी, तो उसको भी हम मेजर के रूप में बनाकर माइनर के रूप में अन्य को लगा सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास यह एक स्कीम है जो 1 साल के बाद आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी का स्कोप नहीं है डीएससी में। पहले साल में अपना ही विषय का अध्ययन है, A1, A2, A3, A4। उसके बाद उसके बाद आगे कंटिन्यू अपना डिसिप्लिन के ही सब्जेक्ट चलते हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। यदि माइनर को मेजर बनाते हैं तो मेजर को माइनर बनाना होगा। उस स्थिति में आपका नरेश महोदय, मुख्य विषय उप विषय हो जाएगा। इतना ही यहाँ इस फ्रेम में कहते हैं। तो इसी प्रकार एक फ्रेम और है, बस ये फ्रेम यानी सिंगल मेजर वाली है, 1 साल के बाद अलग विकल्प के साथ। उससे अगली फ्रेम एक बार और दिखा दीजिए। यह कुछ नियम है, यानी कौन से पाठ्यक्रम। देखिए, एमडीसी में कुछ नियम है सरकार के द्वारा। वह यह है कि उसने इंटर में वह विषय ना पढ़ा हो, 12वीं क्लास में उसने मल्टी डिसिप्लिनरी जो विषय लेगा वह उसने 12वीं तक ना पढ़ा हो, ऐसा नियम है एनईपी का। तो उस तदनुरूप हमको उस विषय एक देता हूं मैं झा जी, थोड़ा रिक्वेस्ट चाहता हूं, क्षमा कीजिएगा, मुझे प्रयास करूंगा क्योंकि पीजी का फ्रेमवर्क दिखाना आवश्यक है। एक बार लास्ट फ्रेमवर्क दिखा दीजिए पीजी का, अभी कुछ ही दिन पहले आया है। अब पीजी पाठ्यक्रम में लास्ट है जा जी, और नेक्स्ट और इससे अगला ये देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें 2 तरह के पाठ्यक्रम हुए। पहले 1 वर्ष वाला, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, धन्यवाद सर। तो ये 9.0 अभी यानी 2024 में यह यूजीसी के द्वारा भेजा गया है, और जो एक्टिव विश्वविद्यालय है उन्होंने इसको लागू कर दिया है। तो यदि हमको ये पता रहेगा तो हम भी प्री एडवांस यानी इसको लागू कर पाएंगे। अब जैसे 4 साल का यूजी पाठ्यक्रम यदि हमने ऑनर्स के साथ पढ़ा, रिसर्च के साथ नहीं पढ़ा, तो उसमें क्या विकल्प है। तो उसमें कोर्स वर्क में हमारा 1 साल का पीजी कोर्स रहेगा, जिसको कर लेने के बाद हमारे स्नातकोत्तर की उपाधि मिल जाएगी, यानी 1 वर्ष का एमए हमारा हो जाएगा 4 वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद। यदि 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो 2 साल का ही हमको एमए करना होगा। तो देखिए, इसमें क्या है, या तो हम कोर्स वर्क ही करें, यानी पूरा का पूरा कोर्स वर्क 500 क्रेडिट का 500 यानी कोर्स लेवल इसका 500 होगा, और यह 20 यानी 40 के 40 क्रेडिट इसके अपने ही विषय के होंगे, यानी जो विषय आपने यूजी में पढ़ा है उसी विषय के, या उप विषय जो आपने पढ़ा है उसके। दूसरा, कोर्स प्लस रिसर्च। यदि आप 1 वर्ष में आपका निर्णय है कि आप चाहते हैं कि रिसर्च में जाना, तो आप 1 साल तक कोर्स वर्क पढ़ के, दूसरे साल यानी 1 सेमेस्टर में कोर्स वर्क पढ़ के, दूसरे सेमेस्टर में आप 20 क्रेडिट का आप रिसर्च प्रोजेक्ट पढ़ सकते हैं, रिसर्च थ्योरी थीसिस सबमिट कर सकते हैं। तो यह कंबाइंड कोर्स वर्क प्लस कंबाइंड रिसर्च वर्क हुआ, जो 20 क्रेडिट में विभक्त हो गया। तो 2 तरह के स्कोप आपके पास हो गए। आप यदि कोर्स पढ़ा है और आप चाहते हैं कि कोर्स में ही पढ़े तो 1 साल का, उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि कोर्स के साथ आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपका निर्णय बदल गया, तो उसमें आप 1 साल का कोर्स और 1 साल का रिसर्च वर्क कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है जो तीसरे और चौथे पहले दूसरे सेमेस्टर के लिए, यानी यह 2 साल का पीजी कोर्स में देखिए अब क्या होगा जो अभी चल रहा है। इसमें
हमारे पास दो तरह के लोग होंगे, एक वह जो 1 साल यानी यूजी करके आएंगे, दूसरे वह जो 1 साल का UG किया। अब पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपके पास दो तरह के स्कोप हैं, यानी आपको कोर्स वर्क ही आपको करना होगा, अर्थात जो विषय आपने पढ़ा है वही पढ़ेंगे। तो टोटल 40 के 40 क्रेडिट आपका पहले सेमेस्टर में अपने कोर्स से हो जाएगा। दूसरे सेमेस्टर में आपके पास 3 विकल्प हैं। एक विकल्प तो हुआ कोर्स वर्क का, यानी कोर्स वर्क प्लस रिसर्च का, यानी 20 क्रेडिट का तीसरे सेमेस्टर में आपका 20 क्रेडिट कोर्स वर्क का हो गया और 20 क्रेडिट आपका रिसर्च का हो गया। इस तरह से 40 क्रेडिट। जहां जी वो स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा रह गया है, यानी अंतिम चरण है, मैं क्षमा पूर्वक चाहता हूं जहां जी। यानी देखिए इसमें 3 तरह के स्कोप हैं। एक स्कोप हुआ तीसरे सेमेस्टर में 20 क्रेडिट का आपने अपना कोर्स पढ़ लिया और 20 क्रेडिट का रिसर्च पढ़ लिया। दूसरा स्कोप क्या है, 40 के 40 क्रेडिट का आपने स्कोप यानी अपना तीसरे और चौथे सेमेस्टर में कोर्स वर्क ही पढ़ा, आपको नहीं करना रिसर्च। और एक स्पेशल रिसर्च यदि आप करना चाहते हैं तो फिर 40 के 40 यानी तीसरे और चौथे सेमेस्टर में आपको टोटल 40 क्रेडिट का आपको कोर्स वर्क पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से यह एनईपी के संबंध में है। देखिए आपको इसमें जो भी चाहे एबिलिटी का हो, स्किल इनहेंसमेंट का हो, वैल्यू एडिशन कोर्स हो या एमडीसी के कोर्स हो, जितने भी कोर्स हैं, यह आप कोर्स अपने हिसाब से चुन के यानी स्वयं पर, मूव पर या अन्य कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप उसको कर सकते हैं। करने के बाद उसका सर्टिफिकेट आप अपने विश्वविद्यालय में सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपका एबीसी क्रेडिट में उसको ऐड ऑन हो जाएगा, जिससे ऐड ऑन होने के बाद आपके पास स्कोप बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां जी मैं थोड़ा समय 12-13 मिनट अधिक, 12-13 मिनट मैं नहीं मानता कि अधिक हुआ, क्योंकि मेरा समय 3:30 से ही मान लिया था, तो 12 मिनट लेट हुआ, इसीलिए मैंने 12 मिनट अपना साथ ही कर दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप विलंब नहीं हुए, सामान्य रूप से 15 मिनट हम अतिरिक्त मान करके ही चलते हैं। 15 मिनट हमने रखा था जो कि अन्य जितने भी हैं उनका प्रश्नोत्तर के लिए, और बैक टू बैक दूसरा प्रोग्राम भी साथ में चल रहा है। 5 बजे से जो एसटीपी का कार्यक्रम है वो होना है, तो 50 से सब वहां जुड़ने लगेंगे। इस कारण से हमने आपको बार बार नोटिस करके इस तरह डिस्टर्ब किया। वस्तुतः हम लोग भी उसमें एकदम पूर्ण रूप से रम गए थे जो आपका व्याख्यान था, और हम वही चिंतन कर रहे थे जो कि प्रश्नोत्तर सत्र जो है एक स्पेशल रखेंगे इसके लिए, और आपको अतिरिक्त समय फिर आपको देना है। इसलिए आज जितने लोगों का प्रश्न था वो प्रश्न मैंने जानबूझ करके नहीं लिया, क्योंकि प्रश्न अगर लेने लगते हैं तो 43 हो चुका है, 50 तक संभव नहीं हो पाएगा। तो ये प्रश्नोत्तर सत्र जो है उसके लिए अतिरिक्त समय हम रख रहे हैं, जिसमें आपको पुनः आना पड़ेगा और जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान आप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं इंडिविजुअल। मैं उसमें ग्रुप में भी मेरे पास आया है मैं ये प्रश्न, तो सबको एक बार कंपाइल करके उस दिन रखेंगे। एक दो बातें जो हमें कहनी है, उसके बाद आपको धन्यवाद कर जाने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप पुनः आएंगे। एक दो बातें जो कहनी है, पहले तो जो इसमें जुड़ रहे हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि यहाँ पर अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए जुड़ें, अन्यथा नहीं जुड़े, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बार बार माइक अनम्यूट होना, हैंड रेज होना निरर्थक, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब अगर होता है तो आगे से आपको इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये एक मेरा करबद्ध निवेदन समझिए या फिर एक नियमन समझिए आप, क्योंकि मैं वही चीज देख रहा था जो डिस्टर्बेंस हो रही थी, माइक हम म्यूट कर रहे हैं, आपका अनम्यूट हो जा रहा है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ करके, तो एक ये ध्यान देंगे। दूसरा, उपस्थिति जो है वो अनिवार्य रूप से सभी के लिए है, जितने भी रजिस्टर्ड हैं इसमें उन्हीं के लिए प्रमाण पत्र का व्यवस्था रहेगा, और उनका नाम दिया गया होगा उपस्थिति पत्रक में, उनको अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करनी है। और ये उपस्थिति पत्रक कक्षा प्रारंभ होने से लेकर के कक्षा समाप्ति पर्यंत ओपन रहता है, तो उसमें देंगे और उसका फिर मूल्यांकन भी किया जाता है। वस्तुतः आप क्लास ये प्रशिक्षण में रहने के बाद आपने अटेंडेंस दिया है या वैसे ही आपने फुलफिल कर दिया है,
तो उसको सीरियसली लिया जाता है। तो इस गुणवत्ता को ध्यान में रखने, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, प्रशिक्षक जो है वो अगर मेहनत कर रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से आप सबको भी ध्यान देना चाहिए। ये एक नैतिक दायित्व भी है और उसके साथ साथ हम सीखने के लिए ही यहाँ पर हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान देंगे, ये हमारा निवेदन ही समझें पहले तो बेहतर रहेगा। और जितने महनीय व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित रहे हैं उन सब के प्रति मैं कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ। एक तंत्रेण आज इनका व्याख्यान हो, ये बहुत दिनों से हम लोग चिंतन कर रहे थे, लेकिन एक उपयुक्त अवसर मिला जिसमें कि नरेश जी का यह एनईपी पर चर्चा हो सकी और एक बहुत ही सुखद संयोग रहा जो कि 100+ निरंतर बने रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस आभासी पटल पर 10, 15, 20 जाने में बहुत समस्या होती है, लेकिन भी हैं। इसके अतिरिक्त जो नहीं जुड़े हैं वो अगर ये समझ रहे हैं कि हम बिना जुड़े ही प्रमाण पत्र के हकदार हैं, वो भ्रामक स्थिति में है, वो ऐसे भ्रामक स्थिति में न रहे। ये भी हमारा निवेदन ही रहेगा उन सब से। और जिनके जो प्रश्न रहे हैं उन प्रश्नों को अनिवार्य रूप से हम एक अगले सत्र में, जिसकी घोषणा गूगल क्लासरूम जो हमने तैयार किया है उसके माध्यम से दी जाएगी। और जितनी भी सूचनाएं हैं, जितना भी परीक्षा का लिंक का जो भी होगा वो गूगल क्लासरूम में ही रहेगा। ये लिंक जो अभी आपके पास ओपन है वो संभव है जो कि अगले दिन कार्य न करे, उसको चेंज किया जाएगा। तो इसलिए आप प्रयास ये करें कि गूगल क्लासरूम में जो दिया जाता है वो ऑथेंटिक है, वहीं से आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहीं पर आपको असाइनमेंट दिया जाता है, वहीं पर आपको अटेंडेंस शीट दी जाती है, प्रत्येक चीज वहीं पर मिलेगा आपको। कंटेंट भी जो हमें उपलब्ध होगा वो वहीं पर दिया जाएगा और वो जो रजिस्टर्ड है उन्हीं के लिए वो रहेगा। तो बस यही कुछ चर्चाएं थी जो आप लोगों से करना जरूरी था। और एक बार अगर आप लोग वीडियो अपना ऑन करते हैं तो अच्छी बात है, हम स्क्रीन ले रहे हैं, तो अगले 30 सेकंड में कोई सब अपना ऑन कर लें तो अच्छी बात है, ताकि ये भी एक अच्छा लगे हम लोगों को, जीवंत है, जीवित है सभी, तो ये एक अच्छा रहेगा। विकास में सिंह, लक्ष्मी प्रिया रथ आदि जो है ये सब अभी नहीं इनका है, तो जीवंतता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सभी के स्माइल के साथ, ताकि ध्यान रहेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन जो निर्धारित है कक्षा, उसी अनुसार से कक्षा होगी जो आपको पहले भेजा जा चुका है। जिनको समस्या हो रही है वो हमें भेजेंगे, गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना होगा। और गूगल क्लासरूम जीमेल का जो लिंक है उसी के ईमेल आईडी जो होगा उसी के माध्यम से हो पाएगा। कुछ का ईमेल का नहीं है, वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो उनसे स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि आप ईमेल अपना कन्वे करेंगे हमें, हम उसके माध्यम से आपको लिंक भेजेंगे, आप जुड़ पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका जो भी प्रश्न है, एक प्रश्न सत्र इस संदर्भित अलग से ही हम रखेंगे। नरेश जी को पुनः हम आह्वान करेंगे, इसलिए आज धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया, उस दिन धन्यवाद ज्ञापन होगा तब इनको विदा करेंगे। ठीक है, तो सभी को प्रणाम। पुनः हमें अन्य कक्षा में जुड़ना है, इसलिए सबको धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, प्रणाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।